अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में बात करें ना, तो इसका मतलब होता है कि हम लोग को किसी चीज का एवरेज निकालना है। अब एवरेज किस तरह से, चलिए हम लोग एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कि आप एक बारात में गए हुए हैं, बारात में जा रहे हैं और उस बारात में कुछ लोग पैसा उड़ा रहे हैं, ठीक ना। तो आप जब जा रहे हैं तो आपको 0 से लेकर के 1 मीटर जाते समय आपको कुछ 4 नोट मिला। 1 मीटर से 2 मीटर जाते समय आपको फिर एक नोट मिला, 50 रुपए का नोट। कितना है? 50 रुपए का नोट है, आपको दिख रहा है। फिर 2 मीटर से 3 मीटर जब गए तो हमको 6 नोट मिला। किसका? हमारा 50 रुपए का 6 नोट मिला। बारात में लोग पैसा उड़ा रहे थे तो आपको अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग नोट गिरा हुआ मिला, ठीक है। थोड़ा और आगे गए 4 मीटर पे जैसे ही गए तो हमको 3 नोट मिला, ठीक है। थोड़ा और आगे गए तो हमको 5 मीटर पे फिर 2 नोट मिला। मतलब कि अलग अलग डिस्टेंस पे हमको अलग अलग अमाउंट ऑफ मनी मिला है, जो कि 1 मीटर पे हमको 4 नोट मिला है 50 रुपए का, 2 मीटर पे 1 नोट मिला है, 3 मीटर पे 6 नोट मिला है और 4 मीटर पे 3 नोट मिला है और 5 मीटर पे 2 नोट मिला है। तो इस तरह से नोट का अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है ना। ये डिस्क्रीट वे में है, अलग अलग है, कंटिन्यूअस तो है नहीं, क्योंकि 1 मीटर के बाद सीधा 2 मीटर पे नोट मिल रहा है रास्ता में और कुछ नोट नहीं मिला है, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट फॉर्म में है। तो अगर हम एक नोट को सेलेक्ट करने के बारे में बात करें कि हमको एक नोट सेलेक्ट करना है, तो एक नोट को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? अगर वो 1 मीटर पे हो तो एक नोट को सिलेक्ट करने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? तो यहां पे 4 नोट है, टोटल क्या है ये हमको पता करना पड़ेगा। सबसे पहले टोटल नोट है कितना, बारातियों ने कितना नोट उड़ाया। तो टोटल नोट जो उड़ाया गया वो है हमारा 16। कितना नोट उड़ाया गया? 16 नोट उड़ाया गया, ठीक है ना। तो 1 मीटर पे 4 मिला, 2 मीटर पे 1 मिला, 3 मीटर पे 6 मिला, 4 मीटर पे 3 मिला और 5 मीटर पे 2 मिला। तो 1 मीटर पे एक नोट के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? एक नोट को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? तो चलिए एक बार लैंग्वेज में बात करें तो हम बोले कि एक नोट इज सेलेक्टेड रैंडमली। एक नोट को सेलेक्ट किया रैंडमली, ठीक ना। तो टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम अ डिस्टेंस, किसी एक डिस्टेंस पे। अगर हम डिस्टेंस 1 के बारे में बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 4, टोटल क्या है 16, तो 4/16 हो जाएगा 1 मीटर पे। 2 मीटर के प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो यहां पे एक नोट है तो 1/16 हो जाएगा। 3 मीटर पे बात करेंगे तो 6/16 हो जाएगा। 4 मीटर पे बात करेंगे तो फिर 3/16 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों के पास क्या होता है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल ऑब्जर्वेशन का बात करते हैं प्रोबेबिलिटी केस में। ठीक उसी तरह से अगर हम 5 मीटर के बारे में बात करेंगे तो 2/16 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी 1 मीटर का अगर हम बात करते हैं तो आपको यहां पे दिख रहा होगा, तो P1 हमारा 4/16 हो गया। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि इसको हम लोग आगे यूज भी करने वाले हैं, ठीक है ना। थोड़ा और आगे बात करेंगे, x = 2 मीटर पे P2 जिसको बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी एट 2 मीटर ऑफ फाइंडिंग अ नोट, हमारा 1/16 होगा। और 3 मीटर पे हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगा नोट को मिल पाने का वो हमारा 6/16 होगा। 4 मीटर पे क्या होगा? 3/16। और 5 मीटर पे क्या होगा हमारा? 2/16। तो हमको हर एक अलग अलग डिस्टेंस पे एक नोट को सेलेक्ट करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो हम लोग सेपरेटली निकाल लिए हैं। अब यहीं पे सारे ही प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे ना, ठीक है ना, इसको ऐड करेंगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगा। ओवरऑल जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। पूरे डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 सारे प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 1। कैसे? एक बार चलिए चेक कर लेते हैं। यहां पे उसको चेक करने से पहले, वो तो 1 आएगा ही, वो हमको पता है, लेकिन उसके पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर हमको एवरेज निकालना है तो डिस्टेंस का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा। लेकिन हमको तो नोट का एवरेज निकालना है, तो डिस्टेंस का एवरेज जो आएगा हमारा वो सारे डिस्टेंस को 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करके डिवाइड बाय 5 कर देंगे, क्योंकि 5 जगह पे नोट है तो हमारा एवरेज 5 आ जाएगा। डिस्टेंस का एवरेज 5 आ रहा है। हमको निकालना क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमको निकालना क्या है? हमको वेटेड एवरेज निकालना है। वेटेड एवरेज का मतलब होता है कि डिस्टेंस वाइज हमारा कितना एवरेज नोट गिरा हुआ हमको मिलेगा। डिस्टेंस वाइज कितना गिरा हुआ नोट मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस वाइज कितना गिरा हुआ नोट मिलेगा उसके बारे में अगर हम बात करें
तो वेटेड एवरेज इसको बोलते हैं। तो वेटेड एवरेज ऑफ एक्स वेटेड विथ नंबर ऑफ नोट्स, ठीक है ना, वेटेड विथ नंबर ऑफ नोट्स का अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा x, जो कि हमारा इस तरह से वेटेड एवरेज का साइन होता है। 1 इंटू 4, 1 पे कितना नोट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मीटर पे कितना नोट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मीटर पे जितना नोट है उसको मल्टीप्लाई कर दिए, 3 मीटर पे 6 नोट है तो 3 इंटू 6 कर दिए, 4 मीटर पे हमारा 3 नोट है तो 4 इंटू 3 कर दिए, और 5 मीटर पे 2 नोट है तो 5 इंटू 2 कर दिए। टोटल नोट्स कितना है? 16 नोट्स है, तो 16 को हम डिवाइड कर दिए। ये हमारा वेटेड एवरेज आ गया। और यही वेटेड एवरेज ना जब हम लोग कंटिन्यूअस वे में देखेंगे तो यही हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू बनता है। आगे देखेंगे हम लोग, डिटेल में देखेंगे। तो यहां पे थोड़ा सेपरेट करके लिखते हैं। ये 16 को इससे भी डिवाइड करेंगे सेपरेटली, इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे। सेपरेटली अलग अलग हम इसको डिवाइड करते हैं। अगर हम सेपरेटली इसको डिवाइड किए जो आपको दिख रहा है, तो यहां पे क्या हो गया? 4/16 हो गया, 1 इंटू 4/16, 2 इंटू 1/16, 3 इंटू 6/16, 4 इंटू 3/16 और 5 इंटू 2/16। सेपरेट कर सकते हैं हम 16 को। ये हमारा क्या है? डिस्टेंस को बता रहा है, x को बता रहा है। ये डिस्टेंस है, 2 भी डिस्टेंस है, 3 भी डिस्टेंस है, 4 भी डिस्टेंस, 5 भी डिस्टेंस। हर एक डिस्टेंस का नोट के मिलने का प्रोबेबिलिटी, नोट के मिलने का प्रोबेबिलिटी 2 मीटर पे, 3 मीटर पे नोट के मिलने का प्रोबेबिलिटी, 4 मीटर पे नोट के मिलने का प्रोबेबिलिटी और 5 मीटर पे नोट के मिलने का प्रोबेबिलिटी। सारा प्रोबेबिलिटी लिख लिए। तो ये हमारा एवरेज निकला। अब इसका जो भी वैल्यू है, आप इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू लेकर के आओ। अगर हम इसको सॉल्व करने के बारे में बात भी करें तो यहां पे आप एक चीज देख सकते हैं, इसका वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं। हम एक रैंडमली लिख करके बता रही है। 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 18, 18 और 6 24 हो जाएगा, 24 और 12, 24 और 12 होता है आपका 36 हो जाएगा, 36 और 10 46 हो जाएगा, ठीक है ना। 36 और 10 क्या हो जाएगा? 46। तो 46/16 आएगा। अब इसका जब हम इसको कैंसिल करके सॉल्व करेंगे तो 16 3 या 48 होता है, तो 2.9 के आसपास हमारा जो भी वैल्यूज आएगा, ठीक है ना। 9 तो नहीं, 8 के आसपास आएगा, 2.8 आएगा हमारा वैल्यूज, ठीक है ना। तो मतलब यह है कि 2.8 वैल्यूज आया है, मतलब कि डिस्टेंस वाइज मिलने वाले जो नोट होंगे वो 2.8 होंगे। एवरेज जो है ना, एवरेज डिस्टेंस पे मिलने वाले नोट कितना है कि आप जैसे जैसे आगे चल रहे हैं, एवरेज आपको 2 नोट हर एक डिस्टेंस पे मिलेगा। 1 मीटर पे, 2 मीटर पे हमारा 2.8 नोट्स मिलने का संभावना है। ये एवरेज आया है, नोट्स के मिलने का संभावना है। ये क्लियर है ना? ये बात समझ में आ रहा है? ये हम लोग खुद से कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या है कि पहले हम डिस्टेंस लिए, डिस्टेंस को उसके उस डिस्टेंस पे मिलने वाले नोट्स का प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर डिस्टेंस लिखे प्लस करके उसको उसका प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दिए, फिर तीसरा 3 मीटर लिखे, फिर 3 मीटर पे मिलने वाला जो नोट्स का प्रोबेबिलिटी है उससे मल्टीप्लाई किए, फिर 4 मीटर लिखे, फिर 4 मीटर पे मिलने वाले नोट्स का जो प्रोबेबिलिटी है उसको लिख दिए, फिर 5 मीटर पे मिलने वाले नोट्स का प्रोबेबिलिटी लिख दिए। सब जगह पे इसको ऐसे लिख दिए। जब इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या ये x इंटू px नहीं हो जाएगा क्या? मतलब कि x हमारा 1 2 3 4 5 को बता रहा है, समेशन करके x इंटू px हो जाएगा। और टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगा वो हमारा 1 होता है। हम आपको बताए थे P1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे सारे ही प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड करते तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसको जनरलाइज्ड वे में लिखने का बात करें, समेशन का फॉर्म में एक जनरल फॉर्मूला लिखने की बात करें, तो समेशन में x इंटू px लिखेंगे और 1 से लेकर के 5 तक लिखेंगे। कहां से लिखेंगे? 1 से लेकर के 5 तक, क्योंकि जब px लिख रहे हैं तो p1 लिखेंगे तो p1 का वैल्यू हमारा 4/16 है, जो कि हम लोगों ने पहले ही लिख चुका है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रहा है? P1 का वैल्यू 4/16 है, P2 का वैल्यू 1/16 है, P3 का वैल्यू 6/16 है और P4 का वैल्यू 3/16 है और P5 का वैल्यू 2/16 है। बेटर ये होगा, हम बार बार बोल रहे हैं, बेटर ये होगा, इसको अगर आप कॉपी में लगातार लिखते चले ना तो आपको समझने में बहुत ज्यादा सुविधा होगा। चलिए थोड़ा और आगे बात करते हैं। जैसे कि यहां पे हम लोगों ने बोला कि P1 हमारा 4/16 था, P2 हमारा 1/16 था, P3 हमारा 6/16 है, P4 हमारा 3/16 है, P5 हमारा 2/16 है। सबको ऐड करेंगे तो हमारा 1 आया है। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? समेशन x इक्वल टू 1 से 5 तक px, मतलब कि पहले x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, x का वैल्यू 2 3 और सबको ऐड करते चले जाएंगे। तो P1 का वैल्यू हमको पता था, P2 का वैल्यू भी पता था, P3 का वैल्यू, P4 का वैल्यू, P5 का वैल्यू, ये हम लोग सब कुछ पहले देख चुके थे। और इसका फाइनल रिजल्ट क्या है? 1।
अब अगर हम इसको जनरलाइज्ड वे में लिखने का बात करें, जो पिछला हमारा केस था उसको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखने का कोशिश करें, तो जो हमारा वेटेड एवरेज ऑफ एक्स आएगा, तो इन जनरल हम लोग लिखेंगे समेशन ऑफ x इक्वल टू 1 से लेकर के 5 x इंटू पी एक्स। ऊपर हमारा x और पी एक्स मल्टीप्लाइड था, याद है, तो यहां पे 1 पुट करेंगे, यहां पे 1 पुट करेंगे, तो यह हमारा P1 का वैल्यू 4/16, तो 1 इंटू 4/16 आएगा। पहला टर्म हमारा ऐसा ही था। फिर समेशन है तो प्लस होगा, 1 के बाद 2 लिखेंगे क्योंकि 5 तक जाना है, 2 इंटू P2 का वैल्यू 1/16, तो 2 इंटू 1/16। ऐसे करते हुए हम लोग 5 तक जाएंगे और यही हमारा पिछला रिजल्ट था। और डिवाइडेड बाय में हम लोग ये पार्ट लिखे हैं, समेशन x इक्वल टू 1 से 5 तक px। इसका वैल्यू तो 1 है ना, इसका वैल्यू क्या है, 1 है हमारे पास, तो इसको 1 ही रखेंगे तो भी हमारा जनरलाइज्ड फॉर्म में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, वही हमारा पिछला वैल्यू जो ऐसा आना है, सॉल्व करेंगे तो वही चीज आना है। ठीक है ना, लेकिन इस चीज को अगर हम देखें तो ये हमारा डिस्क्रीट फॉर्म को बता रहा है, मतलब कि आपका जो नोट के मिलने का संभावना है वो या तो 1 मीटर पर रहेगा या तो 2 मीटर पर रहेगा, 1 से 2 मीटर के बीच में तो नहीं रहेगा। लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात करते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल कंटिन्यूअस मैटर में रहेगा और वो कहीं भी मिल सकता है हमको। ठीक ना, पार्टिकल्स हमको कहीं भी मिल सकता है। तो यहां पे हम लोग डिस्क्रीट फॉर्म के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग कंटिन्यूअस के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे जो समेशन आपको दिख रहा है वो आपका इंटीग्रेशन में बदल जाएगा। जैसे कि यहां पे आपको दिखेगा फॉर ए कंटिन्यूअस सिस्टम, क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या बोले, सिस्टम हमारा कंटिन्यूअस होगा, वहां तो डिस्क्रीट के बारे में बात करेंगे नहीं। तो कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए x इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी x px dx लिखेंगे, और यहां पे 0 से इंफिनिटी होगा, यहां पे थोड़ा सा कट गया, आपको अभी दिख जाएगा, px dx हो जाएगा। और इस ये हमारा कुछ ना कुछ इसी को बता रहा है, इसका वैल्यू हमारा फाइनली 1 आएगा अगर हमारा सिस्टम नॉर्मलाइज्ड रहा तो। अगर नॉर्मलाइज नहीं रहा तो इसका वैल्यू भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर सिस्टम नॉर्मलाइज्ड है तो इसका वैल्यू हमारा 1 रहेगा। अभी हम लोग आगे बात करेंगे भी। ठीक है, तो अगर बोला क्या गया इन क्वांटम मैकेनिक्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x को हम लोग कैसे लिखेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x को हम लोग लिखेंगे रिप्लेसिंग x विद अ जनरल ऑपरेटर a। x को हम लोग अब यहां पे जो x दिख रहा है उसको एक जनरल ऑपरेटर a से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कुछ हमारा ऐसा दिखेगा, a ऑपरेटर px इंटू dx और इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी px dx। अगर ये नॉर्मलाइज्ड है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, जैसे कि हम यहां पे बात किए हैं, ये हमारा डिस्क्रीट फॉर्म का है, यही इंटीग्रेशन बैठा देंगे तो हमारा इसका वैल्यू 1 आ जाएगा अगर नॉर्मलाइज्ड रहा वेव तो। यहां तक हम जनरल फॉर्म में बात किए, लेकिन अगर हम बात करें हमारे बॉर्न इंटरप्रिटेशन के बारे में, मैक्स बॉर्न के बारे में, जिन्होंने प्रोबेबिलिटी को बताया था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो बताया कि साई इंटू साई एस्ट्रिक हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है, लेकिन किसी एक पार्टिकुलर डायमेंशन में अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो वहां पे जो हमारा प्रोबेबिलिटी होता है वो हमारा इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी साई इंटू साई एस्ट्रिक डीएक्स होगा। जैसे कि यहां पे अगर हम मैक्स बॉर्न के बारे में बात करें, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो एक बार चलिए देख लेते हैं कैसे लिख सकते हैं। जहां पे हमारा px था, px को साई एस्ट्रिक इंटू साई इंटू डीएक्स के फॉर्म में लिख दिए, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारा एज इट इज ए रह गया, जो है हमारा ये जो हमारा ए वेक्टर है जो कि हमारा एक ऑपरेटर है, एक्स को हम लोगों ने रिप्लेस किया था ए ऑपरेटर से। ठीक ना, तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकलेगा वो ए का निकलेगा। किसका निकलेगा, ए का। तो यहां पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हम लोग एक्स लिखे हैं, तो बेटर ये रहेगा एक्स को हम लोग लिख दें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए। क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए। ठीक है ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए विल बी ए इंटू ये पार्ट। ठीक है, ये अगर नॉर्मलाइज रहा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या, इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न। मैक्स बॉर्न के अनुसार ये वाला पार्ट साई इंटू साई एस्ट्रिक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है, और इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी तक डीएक्स को अगर हम लिखें तो ये हमारा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एनी पार्टिकल। ठीक है ना, अब आपको पता नहीं है बॉर्न इंटरप्रिटेशन क्या होता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के बॉर्न इंटरप्रिटेशन क्या होता है आप देख सकते हैं। ठीक ना, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और इस तरह के वीडियोस के लिए ना आप अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह का वीडियोस हम अपलोड करते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपके पास अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स आपको मिलने वाला है। अगर आप हायर फिजिक्स का तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि
CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप IIT जैम की तैयारी कर रहे हैं, आप जस्ट की तैयारी कर रहे हैं, TIFR की तैयारी कर रहे हैं, और भी ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हमारा हायर फिजिक्स, हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो फिर ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉन्ड के बारे में हम लोग जब बात किए तो हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए की हमारा एक जनरल ऑपरेटर है, उसके फॉर्म में हम लोगों ने निकाल दिया। अब आगे अगर हम बोले तो ए जो है इज कॉल्ड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेबल। अब क्या है कि ऑब्जर्वेबल का अगर हम बात करें तो ए हमारा एक कोई एक जनरल फॉर्म है जिसका हम एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं। ये ए की जगह पे एक्स भी हो सकता है, मतलब पोजीशन का भी हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम मोमेंटम का बात करें तो यहाँ पे ए की जगह पे पी भी हो सकता है, तो हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम भी निकल सकता है। इसीलिए ये जनरलाइज्ड वे में लिखा गया है, इसीलिए इसको ऑब्जर्वेबल हम लोग लिख दिए। इज इट क्लियर? उम्मीद करते हैं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करें तो हम जैसे कि बोले थे कि अगर हमारा फंक्शन नॉर्मलाइज हुआ तो, जैसे कि नीचे में जो डिनोमिनेटर में आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इंफिनिटी साई एस्ट्रिक इनटू साई था, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो वो हमारा वो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि साई स्क्वायर डीएक्स भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब ये 1 हो जाएगा तो उस समय हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसा दिखेगा, नॉर्मलाइज फंक्शन के केस में हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसा दिखेगा, वो एक बार देख लेते हैं। ये हमारा x के फॉर्म में लिखे हैं, a के फॉर्म में नहीं लिखे हैं। अगर हम a के फॉर्म में भी लिखें, एक जनरल टर्म में अगर हम a के फॉर्म में लिखें तो दिस विल बी इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी तक, ठीक ना, साई एस्ट्रिक a कैप, मतलब ये ऑपरेटर का फॉर्म में लिखे साई dx हो जाएगा हमारा। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जनरल फॉर्म है, ये x, अगर हम पोजीशन का बात करें तो x के फॉर्म में ऐसा लिखेंगे, लेकिन हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइज्ड। नॉर्मलाइज्ड फंक्शन का मतलब जो डिनोमिनेटर में हमारा इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी आता है ना, साई एस्ट्रिक इंटू साई डीएक्स, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो नीचे में हमारा 1 आ जाएगा, तो ये हमारा जनरल फॉर्म हो जाएगा, ये हमारा जनरल फॉर्म हो जाएगा। ये ए हमारा ऑपरेटर है और ये हमारा ए क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ए का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे तो हमारा ऑपरेट करेगा ए कैप, यानी कि ए ऑपरेटर, ठीक है ना, जो कि एक ऑब्जर्वेबल है, एक जनरल फॉर्म है ये हमारा, ठीक है ना, जनरल फॉर्म में हम लोग लिख दिए, ठीक है ना। तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन का अगर हम बात करें तो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा ही आसान है। तो अभी अभी हम लोग लिखे भी हैं। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन की बात करेंगे तो इन वन डायमेंशनल केस द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट x इज गिवन बाय, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन निकालना है तो हम लोग लिखेंगे x के टर्म्स में। तो जहां यहां पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x लिखेंगे, लेकिन यहां पे x को एज अ ऑपरेटर के फॉर्म में लिखेंगे, तो x ऑपरेटर इंटू साई एस्ट्रिक। तो ये इस पे जब ऑपरेट करेगा तो ये जो हमारा ऑपरेटर का जो रिजल्ट आएगा तो हमारा एक आइगन वैल्यू आएगा विच इज x इंटू साई स्क्वायर करेंगे, तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्ट आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमको एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन निकल जाएगा। x हमारा पोजीशन को बता रहा है, तो इसको लिखते कैसे ये समझ में आ गया। तो ये पोजीशन के बारे में तो बात की, इंटीग्रेशन को सॉल्व करके हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में सब कुछ कंटिन्यूअस होता है, पार्टिकल कंटिन्यूअसली आपको इधर उधर रैंडमली मूव करता रहता है, तो ढेर सारा पार्टिकल्स जो रहेंगे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे, तो कंटिन्यूअस मैनर में रहेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख रहे हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे समेशन नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रीट चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम की बात करें, यहां से आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि किसी भी चीज का हमको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना कैसे है। अगर हमारे पास मोमेंटम है तो हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर भी है, ठीक है ना। तो वन डायमेंशनल केस की अगर हम बात करें तो P का अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है तो एज इट इज ये हमारा हमको मान के चलना है कि हमारा ये नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है ना, फंक्शन क्या हमारा नॉर्मलाइज्ड है, इसीलिए डिनोमिनेटर में हमारा 1 है। डिनोमिनेटर में 1 का मतलब क्या, हमारा ओवरऑल जो है ये फंक्शन साई नॉर्मलाइज्ड है। नॉर्मलाइज्ड का मतलब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 है, मतलब कि 100% पार्टिकल मिलेगा ही मिलेगा उस पार्टिकुलर वेव फंक्शन में, ठीक है ना, नॉर्मलाइज्ड है वो हमारा। तो साई एस्ट्रिक इंटू पी एक्स, पी ऑपरेटर मोमेंटम ऑपरेटर इंटू साई डीएक्स, ये मोमेंटम ऑपरेटर का वैल्यू को हमने यहां पुट कर दिया माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स साई, इस पे ऑपरेट करेगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम निकल के सामने आ जाएगा। पीएक्स हमारा माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स है, ये आपको दिख रहा है, ये हमको पता भी है, हम लोग मोमेंटम ऑपरेटर बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है ना। तो यहां पे मोमेंटम ऑपरेटर को यहां पे पुट करेंगे जो कि ऑपरेट करेगा साई पे, और जो रिजल्ट आएगा उसको फिर हम इंटीग्रेट करेंगे, तो जो हमारा फाइनल इंटीग्रेशन का
वैल्यू आएगा, दैट वैल्यू विल बी द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। और इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस आई एच क्रॉस को बाहर निकाल दिया देखो, और साई एस्ट्रिक डेल बाय डेल एक्स ऑफ साई। इसको हम लोग जैसे ही पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम हमारे सामने आ जाएगा। इसी तरह से मोमेंटम निकालने तो और भी दूसरे ऑपरेटर्स का भी हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना बहुत आसान है, आपको बस मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस अच्छे से आना चाहिए। मैथमेटिक्स में आपका कमांड अच्छा खासा होना चाहिए, इंटीग्रेशन में कमांड अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसका न्यूमेरिकल बहुत आसानी से बन सकता है। उम्मीद करते हैं आपको जो ये थ्योरी बताया गया बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ में आया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको और भी किस तरह के वीडियोस चाहिए, और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियोस में हम और क्या इंप्रूवमेंट करें कि आपके लिए वीडियोस और भी ज्यादा हेल्पफुल हो। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।